रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, इस चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और ये चीज़ है अजम्पशन नंबर 9 है। इसमें दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओएलएस अजम्पशन की वायलेशन होती है इसे एक अजम्पशन के अंदर। फर्स्ट वन वो कहता है रिग्रेशन मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड, कि जो मॉडल है इसको करेक्टली स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। इसके करेक्टली स्पेसिफाई करने के दो मतलब हैं। नंबर एक वो ये कह रहा है कि हम ऐसे वेरिएबल्स जो मॉडल के अंदर अपना किरदार सिग्निफिकेंट अदा कर रहे थे, यानी कि एक्स वेरिएबल जिनको इंक्लूड करने से हमारा जो क्वेश्चन ऑन टर्मिनेशन वो इंक्रीज हो रहा था, हमने उन वेरिएबल्स को एक्सक्लूड कर दिया। हमने सिंप्लिसिटी से चाहे उसको एक्सक्लूड किया है या किसी और मेथड से किया है, चाहे या हम डाटा नहीं इकट्ठा कर सके उस वेरिएबल का, तो हमने उसको मॉडल में इंक्लूड नहीं किया। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से भी ये अजम्पशन 9 ओएलएस की अजम्पशन वायलेट हो जाएगी। मॉडल जो होगा वो करेक्टली स्पेसिफाई नहीं होगा। एक तो ये चीज है कि हमने वो वेरिएबल जो है जो मॉडल के अंदर अपना सिग्निफिकेंट किरदार अदा कर रहे थे, सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे थे, उनको हमने इंक्लूड नहीं किया, जिस वजह से मॉडल जो है करेक्टली स्पेसिफाई नहीं होगा। एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म को ऑलरेडी ये आई थिंक सिग्निफिकेंस ऑफ एरर टर्म के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। इसमें ये कहा था कि जी मॉडल हमारा अगर लीनियर है लेकिन हमने उसको क्वाड्रेटिक ले लिया, या फिर मॉडल क्वाड्रेटिक बन रहा है लेकिन हमने उसको लीनियर ले लिया है, तो ये मॉडल के लिए प्रॉब्लम होगी। ये हमारी जो एस्टिमेशन है इससे रॉन्ग आएगी। इसके लिए नेक्स्ट ये एक एग्जांपल है कि एक रिलेशनशिप था, टू वेरिएबल्स के दरमियान, वो हमने लिया है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस म्यू आई। यहाँ पर मॉडल जो है ये हमारा लीनियर इन पैरामीटर्स भी है एंड लीनियर इन वेरिएबल्स भी है। हमने एक डाटा था उसको स्टडी करना था कि जी किस तरह चेंजिंग आ रही है इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस में, ताकि एक्सपेक्टेशन लगाई जा सके, प्रेडिक्शन लगाई जा सके, चाहे वो प्रोडक्शन का है किसी भी चीज का वो डाटा है। अब डाटा के ऊपर हमने लिनियरिटी लगा दी कि जी लिनियरिटी इन पैरामीटर्स भी है, लिनियरिटी इन वेरिएबल्स भी है, लेकिन ओरिजिनल तौर पर उनमें फैक्ट इस तरह का नहीं था। उनमें फैक्ट जो मॉडल है वो लीनियर नहीं था, उसकी वजह वो क्वाड्रेटिक था। यहाँ पर टू मॉडल्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट वन लीनियर है और सेकंड वन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक यानी yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi का स्केल। अब यहाँ पर वेरिएबल्स लीनियर नहीं रहे, प्लस म्यू आई, यानी मॉडल जो है वो ओरिजिनल तौर पर लीनियर इन वेरिएबल्स नहीं था, लेकिन हमने क्या किया उसको लीनियर इन वेरिएबल्स भी ले लिया। हमारी स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गई, तो इस वजह से हमारा मॉडल जो है दैट विल आल्सो विल नॉट बी फिट वेल। जब मॉडल फिट नहीं होगा तो असम्पशन नंबर जो 9 है दैट विल बी वायलेट। ओएलएस मेथड की असम्पशन वायलेट हो जाएगी और मॉडल हमारा रिजल्ट्स जो है ये भी रिजल्ट्स सही प्रोवाइड नहीं करेगा। Then estimated coefficients will not provide the true effect of x on y. Obviously जब मॉडल ही हमारा correctly specify नहीं हुआ तो y जो है ये सही रिस्पॉन्स नहीं देगा x का, क्योंकि x रिलेटेड है बीटा के साथ। x के अंदर जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे दैट विल इफेक्ट बीटा, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यूज जो हैं ये पैरामीटर्स जाके अपना इफेक्ट डालेंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल y के अंदर। जब x को स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा या बीटा को भी स्पेसिफाई सिग्निफिकेंटली नहीं किया जाएगा ओरिजिनल तौर पर, तो इसका इफेक्ट y में आएगा। तो और y जो है ये इसकी एस्टिमेशन, इसकी प्रेडिक्शन स्पेसिफाई नहीं होगी। Choosing a wrong functional form is also a kind of specification bias, yes, specification error. Assumption number 10. Assumption number 10 ये सबसे
मेरी फेवरेट है। ये फेवरेट इस वजह से भी है क्योंकि इन माई बैचलर्स इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक प्रेजेंटेशंस थी इस मल्टीकुलरिटी टॉपिक के ऊपर। अब मल्टीकुलरिटी, पहले तो ये देखते हैं कि मल्टीकुलरिटी होती क्या चीज़ है। ये मल्टीकुलरिटी ये कोरिलेशन से ही वर्ड निकला है। कोरिलेशन में जिस तरह हम चेक करते हैं टू वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन है या मेजर ऑफ डिग्री इन विच टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, हम वो चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो पे है। जीरो कोरिलेशन, जीरो का मतलब इट डजंट मीन कि उनके दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन की कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उनके दरमियान जो है जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन जस्ट ये चेक करता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, या एक के डिक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसकी एक और सिचुएशन है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या दूसरे के एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कोरिलेशंस की टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, मॉडरेट, वीक, व्हाटएवर। ये आपको मुझसे भी अच्छी तरह आती होंगी। कोरिलेशन से वर्ड जो निकला है मल्टीकुलिनिटी। मल्टीकुलिनिटी एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान होती है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का नाम है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मॉडल के अंदर हमने लिए इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप से मुराद यानी कि कोरिलेशन। अब परफेक्ट कोरिलेशन की यहाँ पर मल्टीकुलिनिटी की एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। ये x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है 1 2 3, x1 के लिए 5 8 2 6 7 4। अब सेकंड वेरिएबल को अगर आप देखा जाए तो ये 5 है, 10 है। अगर फर्स्ट वेरिएबल को की जो वैल्यूज है इनको 5 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड वेरिएबल हमें मिल जाएगा। फर्स्ट वेरिएबल 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। सेकंड वैल्यू थी 2, इसको भी मल्टीप्लाई किया 10। थर्ड 3 वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। इसी तरह 20 40 10 30 35 20। अब ये वेरिएबल जो है इसका मतलब है कि एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। फर्स्ट की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो सेकंड की वैल्यू 20 आ रही है। फर्स्ट की वैल्यू 7 आ रही है तो दूसरे की वैल्यू 35 आ रही है। उसी के फर्स्ट वेरिएबल के लिहाज से दूसरे में चेंज हो रहा है। मतलब मॉडल के अंदर दो डिपेंडेंसी आ गई, एक तो y की डिपेंडेंसी आ गई और दूसरी x2 की डिपेंडेंसी आ गई x1 के ऊपर। तो इससे भी मॉडल जो है वो वायलेट हो जाएगा, ओएलएस अजम्पशन वायलेट हो जाएगी, मॉडल के अंदर कुलिनिटी आ जाएगी, मल्टीकुलिनिटी आ जाएगी। ये जो एग्जांपल है ये परफेक्ट मल्टीकुलिनिटी की है, यानी कि जिसको इन अदर वर्ड्स आप कह लें परफेक्ट कोरिलेशन की कोई एग्जांपल है। इसके अलावा जो है जो कोरिलेशन, अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी होगी टू वेरिएबल्स के दरमियान, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हमारा यहाँ पर कंसर्न जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में हम जस्ट ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इससे पहले आई थिंक असम्पशन 5 या 6 में हमने पढ़ा था कि जी एक्स वेरिएबल्स और एरर के दरमियान कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा स्वीर केस ये मल्टीकुलिनिटी का है कि जी जो वेरिएबल्स हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपस में, इनकी भी जो कोरिलेशन है दैट वो सीरियस नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट नहीं होनी चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। वीक कोरिलेशन दैट एक्सेप्टेबल, क्योंकि कोरिलेशन जो है ये ऑलवेज कोई भी आप वेरिएबल्स ले लें उनके दरमियान कोरिलेशन जरूर आएगी, चाहे वो लिंक कर रहे हो आपके साथ या नहीं कर रहे हो। बेशक आप यहाँ पर जो कि डेथ रेट इन पाकिस्तान इसको आप कोरिलेट कर लें बर्थ रेट इन अमेरिका, अब इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आप इन डेटा सेट्स की कोरिलेशन चेक करेंगे तो वो आपको जीरो से बेटर कोई ना कोई जरूर में वैल्यू मिलेगी, चाहे वो वीक की हो चाहे वो मॉडरेट की हो। तो इसलिए इस अजम्पशन में वो कहता है कि परफेक्ट मल्टीकुलिनिटी नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट या इसके लिए जो है सेकंड वर्ड है
बल्कि परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग जो कोरिलेशन है वो नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट हो या वीक हो, दैट एक्सेप्टेबल, ये हो सकता है। लेकिन जब परफेक्ट आएगी तब पैरामीटर्स भी एस्टिमेट नहीं किए जा सकेंगे, या फिर पैरामीटर मॉडल जो होगा वो भी करेक्टली स्पेसिफाई नहीं होगा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज ये बिल्कुल नहीं आएंगी, ये कैलकुलेट ही नहीं हो सकेंगी जब परफेक्ट का केस होगा। मल्टीप्लिनिटी से क्या क्या मॉडल में प्रॉब्लम आती है और इनकी रेमेडी क्या हो सकती है, ये 10th चैप्टर है इकोनोमेट्रिक्स का, इसमें स्टडी किया जाएगा। जिसमें जो फर्स्ट मेथड है मल्टीप्लिनिटी को रिमूव करने का, वो ऑथर ने सजेस्ट किया है कि मल्टीप्लिनिटी ये एक इशू है, ये डाटा के अंदर आती ही है। कुछ डाटा सेट्स हैं जिनके अंदर मल्टीप्लिनिटी बाय डिफॉल्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि ये हमारी जो हेल्थ कंडीशन है, इसको हम कह लेंगे ये डिपेंड करती है हमारी हाइट और वेट के ऊपर। अब हाइट और वेट तो ऑलरेडी आपस में इंटररिलेटेड है। हमारा हेल्थ इशू ये y वेरिएबल्स, अगर वेट को x1 वेरिएबल और हाइट को x2 वेरिएबल कह लें, या हाइट को x1 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x2 को वेट कह लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तो ऑलरेडी आपस में लिंक्ड है, आपस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, कोरिलेट है, क्योंकि हमारा जो वेट है ये हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह की डेटा सेट जब होंगे तो ऑथर कहता है कि डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। ये फर्स्ट मेथड है मल्टीप्लिनिटी को फेस करने का, इस प्रॉब्लम को, परफेक्ट मल्टीप्लिनिटी को फेस करने का। इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड्स हैं जो 10th चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इसको मैं एक दफा पढ़ देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इट मीन्स सम एक्स वेरिएबल आर नॉट परफेक्टली लीनियर रिलेटेड टू ईच अदर। इट मीन्स दैट सम एक्स वेरिएबल शुड नॉट, यहाँ पर आर की जगह शुड नॉट के लिए लिख लें, दैट इज बेटर। Ideally all explanative variables should be independent to each other। आइडियल जो कंडीशंस होती हैं उसमें एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स जो हैं उनको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये एग्जांपल है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो चुकी है। सेकंड पॉइंट है, बट इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स then we are not sure about estimated quotient that it is giving the effect of that x variable for which we have estimated it। जब x वेरिएबल्स आपस में लिंक होंगे तब कह नहीं सकते कि x जो कि एक सिंगल वेरिएबल है ये y के ऊपर सिर्फ अपना इफेक्ट दे रहा है या किसी और का भी इफेक्ट दे रहा है जिसके साथ ये कोरिलेटेड है। थर्ड पॉइंट है, द मोस्ट सिवियर केस इज देयर इज परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वेरिएबल। सबसे ज्यादा सिवियर केस जो है मल्टीप्लिनिटी में वो यही है कि वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट मल्टीप्लिनिटी है, जिस तरह ये x1 x2 में वैल्यूज गिवन है। इन सच केस इट इज इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट पैरामीटर्स। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तब हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर नहीं सकते। दैट वन विल बी एन इम्पॉसिबल केस। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 10 अजम्पशंस थी जिसको रीड आउट थोड़ा सा किया गया था मजबूरी के तौर पर, क्योंकि एमएससी ये डिग्री लेनी है हमने। उनके बारे में ये 2 पॉइंट्स हैं। सिंपल नोट जिसको कह लें, ए वर्ड अबाउट ऑल अजम्पशंस। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल द अबव अजम्पशंस मेनली कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन। ये जो अजम्पशन है एक्चुअली इसका सैंपल से ज़्यादा पॉपुलेशन से ताल्लुक है। अब पॉपुलेशन को के ऊपर ये फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन क्योंकि हमारा जो स्टेट्स में काम है वो सैंपल के ऊपर होता है, हम कभी भी नहीं पूरी पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं। हमने कम में से बंदे हैं, हम कहते हैं क्यों पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करके हमने टाइम गुजारना है, हमने क्यों इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाने हैं, हमने टाइम लगाना है। हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं हम कहते हैं वो पुअर हैं, हम कहते हैं हमने थोड़ा सा टाइम लगाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, यही हमारी स्टैट्स है, दैट्स ऑल। तो जब थोड़े से टाइम के ऊपर थोड़े से एक्सपेंडिचर को यूज़ करते हुए हम ज़्यादा रिजल्ट्स
लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस होंगे तो हमें उनको फेस करने के लिए भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो इसलिए हम अजम्पशंस को सैंपल्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके के ज़्यादा क्रिटिकली अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सी अजम्पशन वायलेट हो रही है और कौन सी अजम्पशन वायलेट नहीं हो रही। जो अजम्पशन वायलेट हो रही है उसके लिए फिर कुछ रेमेडीज़ हैं वो हम यूज़ करते हैं कि इन जो वायलेशंस हुई हैं इनको किस तरह रिमूव किया जा सके। इन सैंपल देयर मे बी सम अजम्पशन दैट डू नॉट होल्ड। ऑब्वियसली सैंपल में प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें ये भी हो सकती है कि कुछ अजम्पशन वायलेट हो जाएं। In such situations, in order to make valid inferences, we must give remedy solutions to violate of the above assumptions. Second point है in the next part of econometrics we will discuss such remedy solutions that can be used. Mostly इसमें से जो पार्ट है assumptions का almost last 5-6 assumption ये next इकोनोमेट्रिक्स 2 में स्टडी की जाएंगी, जबकि फर्स्ट 4 जो हैं ये 3 तक जितना हो सका वो हम इकोनोमेट्रिक्स 1 में उनको हम स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमारा काम ज़्यादा नहीं था लेकिन जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन से इसको ज़्यादा किया ताकि एक टाइम भी गुजर जाए और ग्रुप की एक्टिविटी भी 3 आवर्स वाली कंप्लीट हो सके। अदरवाइज ग्रुप को मॉनिटर किया जाता है कि जी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट फॉर रमज़ान काम को थोड़ा सा स्लो किया है मैंने। हमने जस्ट आज 3 अजम्पशंस पढ़ी हैं, 4 अजम्पशन 6